वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर सोशलॉजी ऑफ रिलीजन, और कहें रिलीजन एंड सोसाइटी। ये जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है ऑफ पेपर 1। पेपर 1 की बात करें अपने सिलेबस में तो ये चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है, और पेपर 2 में सेम टॉपिक दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सोसाइटी। ये हमें मिलेगा पार्ट बी में, चैप्टर नंबर जो 6 है रिलीजन एंड सोसाइटी। जब हम सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तब ये टॉपिक दिया गया है रिलीजन एंड सोसाइटी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर दोनों पेपर में सेम टॉपिक है लेकिन डिफरेंस क्या है, हम क्यों इनको एक साथ नहीं पढ़ते हैं और अलग अलग पेपर्स में पढ़ा जाता है। बात यह है, जो पेपर 1 में जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो फंडामेंटल्स ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं क्या होता है धर्म, कैसे जन्मा धर्म, आज का धर्म कैसा है, धर्म समय के साथ कैसे इवॉल्व हुआ, सोशल चेंज इन रिलीजन। ये सब टॉपिक्स हम पेपर 1 में पढ़ते हैं। उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन इंडियन सोसाइटी पर क्या हो रहा है ये हम पेपर 2 में पढ़ेंगे। तो अगर हम पेपर 1 की बात करें वहां पर 3 सब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक ए, बी एंड सी, जबकि पेपर 2 में 2 सब टॉपिक्स हैं ए एंड बी। पहले पेपर 2 का सिलेबस देख लेते हैं फिर पेपर 1 पर आएंगे। पेपर 2 में रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया, ये इस कीवर्ड पर फोकस करिए, इन इंडिया, क्योंकि पेपर 2 इंडियन सोशलॉजी के बारे में है तो वहां पर हम रिलीजियस कम्युनिटीज पढ़ रहे हैं इन इंडियन सोसाइटी। तो अपने भारत में कौन से धर्म हैं उनके बारे में पेपर 2 में पढ़ेंगे। फिर अकेले धर्म को पढ़ना भर नहीं है, मीन्स हम डेमोग्राफी तो देखेंगे, हम डेमोग्राफी की स्टडी करेंगे, लेकिन कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज जो इंडिया में हैं उनकी एक तो लिस्ट देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे कौन कौन सी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, और पर्टिकुलरली उनकी प्रॉब्लम्स देखेंगे। और वो प्रॉब्लम्स होंगी सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक समस्याएं उन धर्मों के साथ क्या हैं, उनकी जो चर्चा है वो इस पेपर 2 में की जाएगी। तो जब हम पेपर 2 पढ़ेंगे तब इसको बड़े आसानी से समझा जाएगा। आज हम इस टॉपिक को इलेबोरेट करेंगे, इसके सिलेबस को समझेंगे। सब टॉपिक ए, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन। तो सब टॉपिक ए में हम पढ़ने वाले हैं रिलीजन की सोशियोलॉजिकल थ्योरीज और सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज का मीनिंग क्या है समझते हैं। इसमें हम जानेंगे ऑरिजिन ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन के ऑरिजिन के बारे में जानेंगे। और क्या जानेंगे, हम रिलीजन के इवोल्यूशन के बारे में भी समझने का कोशिश करेंगे। तीसरा है मॉडर्न थिंकर्स रिलीजन पर क्या कह रहे हैं, मॉडर्न थिंकर्स का जो थॉट है ये जानेंगे। अब देखते हैं ऑरिजिन ऑफ रिलीजन। इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे स्कॉलर्स रिलीजन के ऑरिजिन को कैसे देखते हैं। जैसे कुछ स्कॉलर कहते हैं रिलीजन ओरिजिनेट हुआ स्पिरिट वर्शिप के साथ, आत्मा की वर्शिप के साथ ही रिलीजन का ओरिजिन हुआ। कुछ कहते हैं नेचर की वर्शिप के साथ रिलीजन का ओरिजिन हुआ। कुछ कहते हैं इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल की डिजायर को फुलफिल कराने के लिए उन्होंने एक सुपरनेचुरल एंटिटी जैसी चीज सोची और उस वजह से रिलीजन का ओरिजिन हुआ। कुछ कहते हैं लोगों ने कुछ इंटेलेक्चुअल डाउट्स थे उनके माइंड्स में, उनको फुलफिल करने के लिए रिलीजन का ओरिजिन हुआ। तो ऐसी कुछ ओरिजिन की थ्योरी हैं, उनको पढ़ेंगे कि रिलीजन का ओरिजिन क्यों हुआ होगा, मींस हमारे पूर्वजों ने रिलीजन को क्यों बनाया होगा, उनकी क्या नीड्स रही होंगी, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जब हम ऑरिजिन ऑफ रिलीजन पढ़ लेंगे तो उसके साथ ही देखेंगे कि रिलीजन आज कैसा है, और रिलीजन आज जैसा है वो आज से 200 साल पहले कैसा था, और रिलीजन की जर्नी क्या है जब से ओरिजिनेट हुआ, और आज का मॉडर्न रिलीजन यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में रिलीजन को क्या झेलना पड़ा या रिलीजन कैसा था। तो वो स्टेजेस हैं, नॉर्मली कुछ टेक्निकल कीवर्ड्स हैं, उनको बस समझा जाए। तो इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन में भी यही सब पढ़ा जाएगा और इसको ऑरिजिन ऑफ रिलीजन के साथ ही देखा जाता है। अब रिलीजन आज क्यों है, जैसे कार्ल मार्क्स ये कहते हैं रिलीजन की कोई जरूरत नहीं है, रिलीजन तो हैव्स ने बनाया है। किसके लिए, हैव नॉट्स को डिवाइड करने के लिए। हैव नॉट्स फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस फील करते रहें और ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस को जान ही ना पाएं, इसलिए रिलीजन बनाया गया। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रिलीजन जो है वो बस हैव्स के मोटिव फुलफिल करने के लिए है।
तो जो मॉडर्न थिंकर्स लाइक कार्ल मार्क्स रिलीजन के बारे में क्या सोच रहे हैं ये जानेंगे। तो मॉडर्न थिंकर्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम इमाइल डर्कहाइम की थ्योरी देखेंगे। हम देखेंगे इमाइल डर्कहाइम क्या कह रहे हैं रिलीजन को, क्यों वो कह रहे हैं सोसाइटी वर्शिप, रिलीजन को वो क्यों नहीं कह रहे हैं एक सुपर नेचुरल एंटिटी की वर्शिप। वो ये कहते हैं कि सोसाइटी की वर्शिप ही मेन है रिलीजन, बस उसका एक फॉर्म हम देख लेते हैं एक आइडल में, मीन्स सोसाइटी को ही हम देखते हैं एक आइडल में या एक सुपर नेचुरल एंटिटी में। देखेंगे टालकट पार्सन्स क्या कह रहे हैं अपनी एजाइल पैराडाइम में, कैसे लेटेंसी फंक्शंस को रिलीजन के साथ कनेक्ट करते हैं टालकट पार्सन्स। मॉडर्न थिंकर्स में हम मेलिनोव्स्की की थ्योरी भी पढ़ेंगे और बहुत सारे स्कॉलर्स लाइक मैक्स वेबर उनकी भी थ्योरी पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे वो रिलीजन को कैपिटलिज्म के साथ जोड़ रहे हैं, मीन्स रिलीजन को इकोनॉमी के साथ जोड़ने का जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, मैक्स वेबर। तो उनके आइडियल टाइप्स जानेंगे और उनकी इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी का कनेक्शन देखेंगे रिलीजन के साथ। तो रिलीजन को इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाएगा। रिलीजन की थ्योरीज जब हम पढ़ लेंगे उसको हम सोशोलॉजिकल चश्मे से देख लेंगे, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो इसमें जो मेन प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है, एनिमिज्म और या मोनिज्म। मोनिज्म में हम पढ़ते हैं कि कैसे रिलीजन में हम ईश्वर को, मीन्स अगर हम बात करें भक्त और भगवान कैसे एक हैं, इसको जानने की फिलॉसफी वो है मोनिज्म। मोनिज्म में हम कहते हैं भक्त भगवान एक है, आत्मा परमात्मा एक है, गॉड और उसके फॉलोअर अलग नहीं है। तो हम कहते हैं आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तो इस थॉट को ही मोनिज्म कहते हैं। अब इसको मोनिज्म की जो थ्योरी है इसको वेस्टर्न सोसाइटी के रिस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे कि वेस्टर्न सोसाइटी इसको कैसे देखती है, और इसको इंडियन सोसाइटी के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी में इसको कैसे देखा जाता है और वेस्टर्न सोसाइटी में इसको कैसे देखा जाता है। तो ये मोनिज्म में हम पढ़ेंगे। वेस्टर्न सोसाइटी में मोनोथिज्म एक कंसेप्ट है, मोनोथिज्म एक ईश्वरवाद, इसको पढ़ेंगे। इसमें यह कहा जाता है कि एक गॉड ही सुप्रीम है। यहां पर में जो कहा गया वो क्या है कि आत्मा और परमात्मा एक है, मीन्स गॉड और उसके फॉलोअर अलग नहीं है। लेकिन मोनोथिज्म में क्या कहा जाता है, मेरा गॉड ही सुप्रीम है, हम उसको ही पूजेंगे, हम उसकी ही पूजा करेंगे। तो ये जो बिलीफ है ये मोनोथिज्म में पढ़ते हैं। तो मोनोथिज्म और मोनिज्म को हम एक साथ ही पढ़ेंगे और इसमें डिफरेंस और सिमिलरिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फिर एक टॉपिक है प्लूरलिज्म। तो प्लूरलिज्म को भी हम दो सेंस में पढ़ेंगे। पहला सेंस है डुअलिज्म के रिस्पेक्ट में, डुअलिज्म, क्योंकि हम पहले मोनिज्म पढ़ चुके होंगे तो इसलिए हम प्लूरलिज्म पढ़ रहे हैं। तो डुअलिज्म में क्या है, आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, भक्त और भगवान अलग अलग हैं। तो ये जो थॉट प्रोसेस है इसको समझने का प्रयास करेंगे थ्योरी में। अब प्लूरलिज्म की जो थ्योरी है उसको हम रिलीजियस प्लूरलिज्म के साथ भी एसोसिएट कराते हैं, रिलीजियस प्लूरलिज्म। तो ये रिलीजियस प्लूरलिज्म क्या है, इसको हम समझेंगे जब हम सेकुलराइजेशन टॉपिक पढ़ रहे होंगे कि कैसे इस मॉडर्न सोसाइटी में बहुत सारे रिलीजन को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ। और अगर को एग्जिस्ट कर रहे हैं बहुत सारे रिलीजन, मीन्स बहुत सारे बिलीफ वाले लोग एक साथ एक सोसाइटी में रह रहे होंगे, तो क्या उनके बिलीफ में कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहे होंगे? जी हाँ, जरूर हो रहे होंगे। तो ऐसे ही जब सेकुलराइजेशन में हम देखेंगे रिलीजन का कैसे दखलंदाजी कम हो रही है पब्लिक अफेयर्स से, कैसे रिलीजन अब स्टेट को गाइड नहीं करता, कैसे थियोलॉजिस्ट अलग हो चुके हैं और मोनार्की अलग हो चुकी थी। इन सब चीजों के बारे में जानेंगे, कैसे रिलीजन अब पब्लिक स्फीयर से प्राइवेट स्फीयर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, अब इंडिविजुअल रिलीजन के कंसेप्ट आ चुके हैं। तो ये जो थ्योरी है, और सेकुलराइजेशन में एक और टॉपिक पढ़ेंगे वो है सिविक रिलीजन। सिविक रिलीजन, आज जो रिलीजन है वो सुपरनेचुरल के साथ नहीं देखा जाता है, वो हम सोसाइटी में ही रिलीजन को देखने लगते हैं। जो डर्कहाइम कह रहे हैं उसको मैच करता है सिविक रिलीजन का कंसेप्ट। तो सेकुलराइजेशन में ये सब पढ़ा जाएगा, मीन्स रिलीजन के घटते हुए इफेक्ट को पब्लिक स्फीयर में स्टडी करते हैं। फिर एनिमिज्म जो कंसेप्ट है वो ईवी टाइलर का कंसेप्ट है, इसको भी इन डिटेल पढ़ेंगे। क्या है एनिमिज्म, क्या होती है स्पिरिट वर्शिप, क्या होता है एनिमा, ये सब जानेंगे। फिर सेक्ट्स एंड कल्ट्स, ये क्या है? इस्लाम के दो सेक्ट्स हैं प्राइमरी जो हैं, वो मैं बता रहा हूं आपको, सुन्नी और शिया। तो जानेंगे क्या होता है सेक्ट्स और क्या होता है कल्ट्स, और सेक्ट और कल्ट में डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है। तो इनको इन डिटेल पढ़ा जाएगा और फिर सेक्ट कल्ट और इसको कंपेयर कराएंगे डेनोमिनेशंस के साथ। क्या होता है डेनोमिनेशन, और कल्ट का एग्जांपल मैं बहुत सारे मॉडर्न जो कल्ट हैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसे हमने ओशो का कल्ट देखा,
मीन्स एक कल्ट फिगर होता है, एक पर्सनालिटी होती है, उसके अराउंड ही एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन गढ़ी जाती है, एक थॉट प्रोसेस गढ़ा जाता है, उसको कहते हैं कल्ट। तो ये जानेंगे क्या होता है कल्ट, और ये कैसे एक लीडर के साथ ही एसोसिएट होता है, और लीडर के जाने के बाद कल्ट को अगर कंटिन्यू करना है तो उसको बनना पड़ता है सेक्ट। तो ये सेक्ट और कल्ट में डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए जो टॉपिक नंबर सी है वो है रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होती है मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी मींस वेस्टर्न सोसाइटी कब मॉडर्न हुई, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, इंडियन सोसाइटी कब मॉडर्न हुई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इंडियन सोसाइटी कब मॉडर्न हुई। हम क्योंकि पेपर 1 पढ़ रहे हैं, सोसाइटी हम वेस्टर्न सोसाइटी के रिस्पेक्ट में ही पढ़ेंगे। तो वेस्टर्न सोसाइटी कब मॉडर्न हो रही होगी, मैंने आपको बताया था कि मॉडर्नाइजेशन ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हुई जब रेनेसा का दौर आया। तो रेनेसा में हमने पास्ट की तरफ ओरिएंट किया, और वेस्टर्न सोसाइटी ने देखा कि वह एक ग्रेट सोसाइटी थी डार्क एजेस से पहले, तो उसने फिर से उस रियलिटी के बारे में सोचना स्टार्ट किया। तो वो दौर था रेनेसा का, तो लोगों ने अपने थॉट प्रोसेस को फिर से रियलाइन किया उस प्रीवियस पास्ट से। उसके बाद दौर आया इनलाइटनमेंट का। इनलाइटनमेंट ने लोगों ने कुछ न्यू आइडिया को डेवलप किया। तो जो न्यू का आइडिया, न्यू कुछ नया सोचने का और उसको बनाने का, वो प्रोसेस होती है मॉडर्नाइजेशन। और वो यूरोप में स्टार्ट हो गई थी कब से, रेनेसा के बाद, मींस 14th और 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। लेकिन यूरोपियन सोसाइटी मॉडर्न कब बनती है, यूरोपियन सोसाइटी मॉडर्न बनती है पर्टिकुलरली फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड आप जानते हैं 1789 टू 1799 है। तो उस दौरान मीन 1760 के बाद, 1760 और 1780-90 के आसपास यूरोपियन सोसाइटी मॉडर्न बनने लगी थी। तो वहां पर मॉडर्न कैसे बनने लगी थी, वहां पर पॉलिटिकल मॉडर्निटी आ गई थी। पॉलिटिकल मॉडर्निटी क्या होती है, वहां पर आइडिया आ चुका था सेकुलरिज्म का, इक्वालिटी का, लिबर्टी का और फ्रेटर्निटी का, जो प्रीवियस यूरोपियन सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता था। इसीलिए इसको कहा गया मॉडर्न सोसाइटी। यहाँ पर आइडिया आ गया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, मींस साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का आइडिया आ चुका था। इंजन्स बन रहे थे, स्टीम इंजन का इफेक्ट हमने देखा था, हैंडलूम पावर लूम में कन्वर्ट हो गए थे, मास प्रोडक्शन की सोसाइटी थी, कॉलोनियलिज्म हम लोग देख रहे थे, इंपेरियलिज्म भी देखा, फिर वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 देखा। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं ये मॉडर्न सोसाइटी में रीड किए जाते हैं। तो ये है मॉडर्न सोसाइटी। तो रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी का मीनिंग क्या है, ये जो मॉडर्न सोसाइटी हमने देखी, कि कौन सी मॉडर्न सोसाइटी, पर्टिकुलरली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद बनी यूरोपियन सोसाइटी को मॉडर्न सोसाइटी कहा जाता है। उस सोसाइटी में रिलीजन कैसा था, तो रिलीजन उस सोसाइटी में कैसा था का मीनिंग क्या है, रिलीजन कैसे चेंज हो गए उस सोसाइटी में आया होगा। तो इस सोसाइटी में मैंने आपको बताया साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो रहा था, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बाद ही आपने देखा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, साइंस का बोलबाला हुआ और उसको अप्लाई किया इंडस्ट्री पे और टेक्नोलॉजी बनी। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमने देखा। तो ये जो दौर है जहां पर मशीन 24/7 चल रही है, तो उस सोसाइटी में साइंस का ही लोड लिया जा रहा था। सोसाइटी बस साइंस को ही देख रही थी और साइंस को कह रही थी कि इससे ही सब चीजों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आप बताइए, इस सोसाइटी में, जो यूरोपियन मॉडर्न सोसाइटी में एक ऐसी चीज बन गई है जो है साइंस, जो हर चीज का सॉल्यूशन देने के लिए रेडी है, तो क्या उस सोसाइटी में रिलीजन सही से एग्जिस्ट कर पाएगा, क्योंकि इसका तो अपोनेंट आ गया। एक तो थॉट ये है कि रिलीजन और साइंस आपस में एंटीथेटिकल है, मींस अपोजिट है। तो अगर ये अपोजिट हैं तो क्या रिलीजन को आज एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि आज तो हम मॉडर्न वर्ल्ड में हैं, साइंटिफिक वर्ल्ड में आज एआई आ चुका है, एलएलएम आ चुका है, बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं। तो आज तो साइंस का बोलबाला है, तो क्या रिलीजन को आज होना चाहिए। आप कहेंगे अगर साइंस इतना डेवलप कर चुकी है रिलीजन को नहीं होना चाहिए। फिर मैं कहूँगा अगर साइंस इतना डेवलप कर गई है फिर भी है, तो इसका क्या मीनिंग है कि कुछ और हो रहा होगा। साइंस तो बढ़ रही होगी, उसके साथ रिलीजन घट भी रहा होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में। तो वो कंटेक्स्ट है सेकुलराइजेशन का। रिलीजन का इफेक्ट कम हुआ, जी हाँ, साइंस बढ़ी तो रिलीजन का इफेक्ट कम हुआ। रिलीजन का इफेक्ट जो कम देखने को मिला वो बस पब्लिक लाइफ में देखने को कम हुआ, मींस पब्लिक लाइफ से रिलीजन रिसीड कर गया। जैसे अब रिलीजन नहीं बताएगा कि शासन कैसे चलेगा, रिलीजन नहीं बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा। तो ये जो आइडिया है
पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन का, जो हमने पर्टिकुलरली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद देखा, ये इसने क्या किया, रिलीजन को स्टेट से अलग कर दिया। रिलीजन से कहा आप स्टेट से अलग हो जाइए, और रिलीजन और स्टेट को अलग अलग कर दिया। और क्या किया, इसने रिलीजन को पब्लिक लाइफ से भी अलग कर दिया, पब्लिक लाइफ से अलग कर दिया, और रिलीजन को धकेल दिया कहाँ पर, प्राइवेट स्फीयर में। रिलीजन से कहा आप अब बस प्राइवेट अफेयर्स में जाइए। तो रिलीजन के साथ ये हो रहा था। इसको हम पढ़ेंगे किसमें, सेकुलराइजेशन टॉपिक में। लेकिन रिलीजन के साथ जब सो कॉल्ड अत्याचार हो रहे थे, तो क्या रिलीजन शांत बैठेगा? आप कहेंगे जी नहीं, किसी के साथ भी अत्याचार होता है तो वो फिर से रिवाइव करता है। तो यही टॉपिक है रिलीजियस रिवाइवलिज्म का। रिलीजन को दबाया जाएगा तो रिलीजन फिर खड़ा हो जाएगा, और वो टॉपिक है रिलीजियस रिवाइवलिज्म। तो कैसे सेकुलराइजेशन की वजह से रिलीजियस रिवाइवलिज्म हो रहा है, रिलीजन दोबारा आ रहा है। आज हर एक नेशन स्टेट में जो मेजॉरिटी है वो खतरे में हो जाता है। जैसे इंडिया में कहा जाता है हिंदू खतरे में है, पाकिस्तान में मुसलमान खतरे में है, बांग्लादेश में भी मुसलमान खतरे में हो जाता है। तो ये जो रिलीजियस रिवाइवलिज्म का थॉट है, ये कैसे हो रहा है? तो क्या सेकुलराइजेशन की वजह से रिवाइवलिज्म है या और कुछ है? तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म के हम फैक्टर्स देखेंगे और उसको एसोसिएट कराएंगे सेकुलराइजेशन से और राइज ऑफ साइंस। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटलिज्म, कि फंडामेंटलिज्म की क्या डॉक्ट्रिन है, क्या होता है फंडामेंटल स्कॉलर्स। फंडामेंटलिज्म जो डॉक्ट्रिन है उसमें कहा जाता है कि हम रिलीजियस स्क्रिप्चर पर ही भरोसा करेंगे। मीन्स जो हमारे धर्म की किताबों में लिखा है वो ही सही है और सब गलत है। तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में जो लिखा गया है वो ही सही है। आपकी साइंस कुछ बोले हमें फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ बोले हमें फर्क नहीं पड़ता। आप पॉलिटिकल मॉडर्निटी की बात खूब करिए, आप सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात बहुत करिए, लेकिन हम जो मानेंगे वो मानेंगे अपने रिलीजन के बारे में। तो ये फंडामेंटलिज्म जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है रूल ऑफ तालिबान में, रूल ऑफ। यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये जो फोर्सेस हैं ये कह रहे हैं हम चलेंगे सरिया के अकॉर्डिंग, हम नहीं जानते मॉडर्न लॉ और साइंस को, तो हम सरिया के रिस्पेक्ट में ही चलेंगे। तो ये सब हम फंडामेंटलिज्म टॉपिक में भी कवर करेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे रिलीजन में? हम रिलीजन को पहले भी पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको रिविजिट कराता हूँ, रिवाइज कराता हूँ। हम पढ़े हैं सोशोलॉजिकल थिंकर्स जो टॉपिक है, उसमें इमाइल डर्कहाइम में हमने रिलीजन को टच किया है। किस टॉपिक में? रिलीजन एंड सोसाइटी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें हमने देखा कैसे डर्कहाइम रिलीजन को बताते हैं सोसाइटी वर्शिप, कैसे ये टोटेम के साथ इसको जोड़ते हैं, कैसे इसको सैक्रेड और प्रोफेन के साथ जोड़ते हैं। ये आपका मैं फिर से रिवीजन कराऊंगा, कैसे रिलीजन है सोसाइटी वर्शिप, ये रिवीजन में मैं कवर करा दूंगा। और हमने रिलीजन को कहाँ पढ़ा है? हमने रिलीजन को मैक्स वेबर में भी इन डिटेल पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने टॉपिक कवर किया था प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? कैसे प्रोटेस्टेंट वैल्यूज जो हैं, प्रोटेस्टेंट एथिक का मतलब प्रोटेस्टेंट वैल्यूज, कैसे प्रोटेस्टेंट वैल्यू कैपिटलिज्म की भावना को बढ़ा रहे हैं। मींस कैसे रिलीजन हेल्प कर रहा है, रिलीजन कैपिटलिज्म के राइज में हेल्प कर रहा है, ये हमने देखा था। तो कैसे देखा था? हमने आइडियल टाइप का कंपैरिजन देखा था। तो हमने एक कैपिटलिज्म का आइडियल टाइप बनाया, बहुत सारे रिलीजन्स के आइडियल टाइप और कंपेयर करके एक फाइंडिंग की। और उसमें वेबर साहब कहते हैं कि अगर आपके पास प्रोटेस्टेंट इथिक है तो कैपिटलिज्म देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया में हमने देखा कैसे प्रोटेस्टेंट इथिक नहीं है, जो वेबर साहब बता रहे हैं, लेकिन उसके क्रिटिक भी हमने देखे थे। हमने देखा कैसे चाइना में प्रोटेस्टेंट इथिक कैसे एब्सेंट था, और उसको हमने कैपिटलिज्म के साथ एसोसिएट कराया था। तो रिलीजन और इकोनॉमी का जो कॉम्बिनेशन है वो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा पेपर 2 में पार्ट सी में जो हम पढ़ते हैं सोशल चेंज इन इंडिया, इसमें टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। हम रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी तीनों को एक साथ देखते हैं, तब एक टॉपिक आता है सेकुलराइजेशन। तो सेकुलराइजेशन के दो मीनिंग हैं। एक तो हम पर्टिकुलरली रिलीजन के रिस्पेक्ट में ही देखते हैं, तो हम इसको रिलीजन एंड सोसाइटी पढ़ते हैं। जब हम सेकुलराइजेशन टॉपिक को पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएट कराते हैं तो इसको पेपर 2 में सेकुलराइजेशन में दोबारा पढ़ा जाएगा। मींस हम सेकुलरिज्म का जो टॉपिक है, सेकुलरिज्म, इसको हम पॉलिटिकल साइंस में कैसे पढ़ते हैं या पॉलिटिकल सोशोलॉजी में कैसे पढ़ते हैं, यहाँ पर डील किया जाएगा। कैसे सेकुलरिज्म इन इंडिया, सेकुलरिज्म इन फ्रांस, सेकुलरिज्म इन यूएसए, इसका एक कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कैसे पॉलिटिक्स में सेकुलराइजेशन का मीनिंग है, ये जानेंगे। और मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा क्या होती है पॉलिटिक्स।
तो पॉलिटिक्स मीन्स पावर, तो पावर स्ट्रक्चर के साथ रिलीजन को कनेक्ट करेंगे और उसका इफेक्ट देखेंगे सोसाइटी पर। तो ये सब टॉपिक्स अपने सिलेबस में दिए गए हैं। अब हम कुछ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस देखेंगे। आप एक बार इन क्वेश्चंस को रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चंस को रीड कर लिया तो आप समझ जाएंगे कि आपको इन टॉपिक्स को कैसे कनेक्ट करना है। जैसे साइंस और रिलीजन को कनेक्ट करना है और उसको मॉडर्न सोसाइटी के रिस्पेक्ट में देखना है। तो मॉडर्न सोसाइटी मैंने आपको बता दी, यूरोपियन मॉडर्न सोसाइटी अलग है और इंडिया में मॉडर्निटी कब आई ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम पर्टिकुलरली यूरोपियन मॉडर्न सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। अब सेकुलर स्टेट की बात आई, रिलीजियस माइनॉरिटी की बात आई, ये पेपर 2 जो टॉपिक है वो देखेंगे। सेक्ट्स, कल्ट्स और साइंटिफिक रेशनैलिटी, इसके बारे में देखेंगे। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और सेकुलराइजेशन एंड मॉडर्निटी, रिलीजियस कम्युनिटीज, प्लूरलिज्म एंड एक्सक्लूसिविस्ट आइडियोलॉजीज, इसके बारे में देखेंगे। तो रिलीजियस प्लूरलिज्म और रिलीजियस एक्सक्लूसिविज्म के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे हाउ कैन द सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड बोथ द इंटीग्रेटिव एंड डिवाइसिव रोल्स ऑफ रिलीजन इन ए डाइवर्स सोसाइटी। वही रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी में क्या है रिलीजन का रोल, ये जानेंगे। तो ये सब आप क्वेश्चंस एक साथ पढ़ सकते हैं और अपने थॉट्स को वैसे ही अलाइन कर सकते हैं। अब एक बार पीवाईक्यू देखते हैं, प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या पूछा गया है। आपको बस एक बार पढ़ लेना है, उस पर बहुत ज़्यादा अभी दिमाग नहीं देंगे। इसको मैं लास्ट में जब रिलीजन टॉपिक पूरा हो जाएगा फिर मैं पीवाईक्यू पे अलग सीरीज लेके आ जाऊंगा। अब देखिए 2025 20 मार्क्स डायरेक्ट पूछा गया है। हाउ डू थ्योरीज ऑफ मार्क्स, वेबर एंड रखाइम डिफर इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। तो अब देखिए मार्क्स रिलीजन को क्या कह रहे हैं, ओपियम ऑफ मासेस। कह रहे हैं रिलीजन तो हैव्स ने बनाया है। क्यों बनाया है? फॉर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ हैव नॉट्स, क्योंकि ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस ना आ पाए, क्लास रिवॉल्यूशन ना हो पाए और कम्युनिस्ट सोसाइटी ना बन पाए। मार्क्स क्या कह रहे हैं, कम्युनिस्ट सोसाइटी में इस फॉल्स रिलीजन की कोई जरूरत नहीं है और कम्युनिस्ट सोसाइटी में कम्युनिज्म जो है वही ट्रू रिलीजन होगा। तो आज के जो रिलीजन है जैसे आपका इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई या हिंदुइज्म हो गया, इन सभी रिलीजन को मार्क्स देखते हैं फॉल्स रिलीजन की तरीके से। बोले ये सुपर नेचुरल कुछ भी नहीं होता, ये जस्ट टूल है एक्सप्लॉइटेशन का। ये कौन कह रहे हैं? मार्क्स। तो ये जो थ्योरी है मार्क्स की ये पढ़ेंगे। फिर वेबर क्या कह रहे हैं रिलीजन पर, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। एक और इनकी एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ डिसप्रिविलेज। उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि कैसे एक डिसप्रिविलेज का रिलीजन से कनेक्शन कर दिया जाता है। अगर हम गरीब हैं तो उसके पीछे कौन है? रिलीजन है, हमारी किस्मत है। तो ये सब वेबर की थ्योरी में पढ़ेंगे। और डर्कहाइम कैसे रिलीजन को देखते हैं सोसाइटी वर्शिप की तरीके से। तो अब देखिए इस प्रीवियस ईयर में या इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बेसिक थ्योरीज पूछ ली गई हैं। तो आप डायरेक्ट जो आपके टॉपिक है सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन, इसमें मार्क्स, वेबर एंड डर्कहाइम की थ्योरी पढ़ते हैं। फिर देखिए ये कैसे रिपीट होता है बार बार। डर्कहाइम ऑन रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का मीनिंग क्या है? मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी एज वेल एज पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी इसको कुछ स्कॉलर लेट मॉडर्निटी भी कहते हैं। तो रिलीजन को देखना है या डर्कहाइम्स व्यू देखना है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के रिस्पेक्ट में। तो मैंने आपको बताया था सिविक रिलीजन, तो वो यहाँ पर लिखना हुआ है। क्रिटिकली एनालाइज डर्कहाइम्स व्यूज ऑन एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ एंड रोल इन रिलीजन। तो एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, सेक्रेड एंड प्रोफेन के बारे में लिखना है, टोटेम्स के बारे में लिखना है, सोसाइटी वर्शिप्स के बारे में लिखना है, कलेक्टिव इफर्विसेंस के बारे में लिखना है। ये सब यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा। ये देखिए फिर से वही रिपीट हुआ, 2015 में आया 10 मार्क्स में और 20 में 20 मार्क्स में। तो सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। एक बार देखिए राइट शॉर्ट नोट ऑन सेक्रेड एंड प्रोफेन। सेम क्वेश्चन है, डर्कहाइम की थ्योरी है, बस कीवर्ड्स चेंज कर दिए हैं। तो ये आपको 2012 में 12 मार्क्स में पूछा गया था। डिफाइन सेक्ट, कल्ट एंड रिलीजन, तीनों के बारे में चर्चा करनी है। क्या होता है सेक्ट, क्या होता है कल्ट और क्या है इसका रिलेशन रिलीजन के साथ। इन व्हाट वे डू वेबर्स व्यूज ऑफ रिलीजन डिफर फ्रॉम दोज ऑफ डर्कहाइम। तो अब ये जो क्वेश्चन आपने पढ़े, आपको पता लग गया हमें किसको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। सबसे ज़्यादा पढ़ना है वेबर को, डर्कहाइम को और मार्क्स को भी पढ़ लेना है। उसके अलावा ईवी टाइलर और मैक्स म्यूलर की जो थ्योरी है इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनको तो छोड़ना ही नहीं है और बाकी सब तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। उसमें हमने एनिमिज्म के बारे में देखा था, मोनिज्म के बारे में देखा था, प्लूरलिज्म के बारे में देखा, सेक्ट्स एंड कल्ट्स के बारे में देखा था। इसकी थोड़ी बहुत डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं 2024 20 मार्क्स क्या है।
हाउ डू यू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ द मशरूमिंग ऑफ सेक्ट्स एंड कल्ट्स इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी? आज इतने सारे सेक्ट्स एंड कल्ट्स इस मॉडर्न सोसाइटी में कैसे आ रहे हैं? डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेंड। तो सेक्ट्स एंड कल्ट्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे और उनके राइज के बारे में पढ़ेंगे, बस वही यहाँ पे आंसर लिख देंगे। तो रिलीजियस प्लूरलिज्म से इसको कनेक्ट कराएंगे, सेक्युलराइजेशन से कनेक्ट कराएंगे, रिलीजियस रिवाइवलिज्म के साथ भी इसको कनेक्ट कराया जाएगा। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एनिमिज्म एंड डिफरेंशिएट फ्रॉम नेचुरलिज्म। इसका कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया, ईबी टाइलर, और नेचुरलिज्म किसका है? मैक्स म्यूलर। तो मैक्स म्यूलर और ईबी टाइलर की जो थ्योरी है उनको बस कंपेयर करा देना है और कुछ भी नहीं है। ये देखिए 24 में 10 मार्क्स में आया। तो जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया था ईबी टाइलर और मैक्स म्यूलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको भी नहीं छोड़ना है। फिर देखते हैं, व्हाट फंक्शन डज रिलीजन परफॉर्म इन अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी? तो रिलीजियस प्लूरलिज्म में या रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी में क्या फंक्शन होते हैं रिलीजन के, वो लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 23 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज कल्ट? तो कल्ट की डेफिनेशन लिख देनी है। एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ कल्ट्स इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो आज के मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में कल्ट का क्या रोल है और ये क्यों ग्रो कर रहा है। स्टेट द रीजंस फॉर द वेरियस रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस इन प्री मॉडर्न सोसाइटी। तो हमने जो रिलीजन की ऑरिजिन की थ्योरी पढ़ी थी उसके रिस्पेक्ट में ये हमें आंसर देना है। तो मॉडर्न सोसाइटी से पहले रिलीजन का क्या फॉर्म था, तो इवोल्यूशनरी थ्योरी जो हमने पढ़ी है उसमें हमने रिलीजन पढ़े हैं उसको यहाँ पे लिख देना है, वो हम बाद में करेंगे। इलेबोरेट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है इंडियन सोसाइटी में उसके बारे में पढ़ना है। तो जैसे एनिमिज्म, मोनिज्म, प्लूरलिज्म, सेक्ट्स एंड कल्ट्स, इनको हम बेसिकली इसके कंसेप्ट्स तो पढ़ेंगे ही, लेकिन हमारा काम क्या है, इसको इंडियन सोसाइटी के रिस्पेक्ट में भी सोचना है कि इंडियन सोसाइटी में ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल हमें कम से कम टिप्स पर होने चाहिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्ट्स एंड कल्ट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्ट्स एंड कल्ट्स से। राइट शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल प्लूरलिज्म। तो ये सब क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस वर्ड्स अलग हो जाते हैं। अब देखिए, रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, तो आपको किस पर फोकस करना है? कौन सी सोसाइटी? मॉडर्न सोसाइटी। तो मॉडर्न सोसाइटी इन इंडिया एंड मॉडर्न सोसाइटी इन यूरोप अलग अलग टाइम पीरियड में है, बस ये आपको ध्यान रखना है। रिलीजन, साइंस, सेकुलराइजेशन, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, फंडामेंटलिज्म, ये सब टॉपिक्स हैं। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन आए हुए। 2012 20 मार्क्स। डिस्कस द फैक्टर्स लीडिंग टू ग्रोइंग रिलीजियस रिवाइवलिज्म इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो क्यों है आज के वर्ल्ड में रिलीजियस रिवाइवलिज्म? साइंस हैज empirical means to logical ends and religion has non-empirical means to logical ends. कमेंट। अब देखिए, साइंस और रिलीजन का कंपैरिजन किया गया है और एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है और हमें इसको डिस्क्राइब करना है, इस पर कमेंट करना है। ऐसे ही हम अपने ऐसे में भी ये देखते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है रिलीजन एंड सोसाइटी, आपको ऐसे में भी बहुत हेल्प करेगा। रिलीजन एंटीथेटिकल टू साइंस, कमेंट 2013 10 मार्क्स। कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन देखते हैं 2025 10 मार्क्स। व्हाट द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी? तो मॉडर्न सोसाइटी में साइंस और रिलीजन का क्या रिलेशनशिप है? क्या ये दोनों अलग अलग हैं, कुछ ऐसा है, या ये मिलके काम करते हैं साइंस एंड रिलीजन और इनके बीच में कुछ कॉमन, या कुछ ऐसे है रिलीजन के अंदर साइंस है, या कुछ ऐसे है जो साइंस है वही रिलीजन है, क्या ऐसे है? ये जो रिलेशनशिप है वो हम सब पढ़ने वाले हैं। डू मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन नेसेसरली गो टुगेदर, गिव योर व्यूज 2024 20 मार्क्स। तो हमें पता होना चाहिए क्या होती है मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन सोसाइटी। तो मैंने आपको बताया मॉडर्नाइजेशन ऐसा प्रोसेस कब से स्टार्ट हुई है? रेनेसा के बाद। तो रेनेसा के साथ यूरोपियन सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और सेकुलराइजेशन क्या है? सेकुलराइजेशन है रिलीजन का इफेक्ट पब्लिक लाइफ में कैसे कम हो रहा है, ये है सेकुलराइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन और सेकुलराइजेशन को हमें कनेक्ट कराना है। हम इसमें किसकी चर्चा करेंगे? हम बात करेंगे एनलाइटनमेंट की, हम बात करेंगे पॉलिटिकल मॉडर्निटी की, और करेंगे सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो ये सब थॉट है हम यहाँ पर लिखेंगे। राइट ए नोट ऑन ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ सेकुलराइजेशन। तो हमें सेकुलराइजेशन के बारे में लिखना है और उसको एसोसिएट कराना है ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ। तो कैसे रिलीजन का इफेक्ट पब्लिक स्फीयर से कम हो रहा है, कैसे रिलीजन रिसीड कर रहा है पब्लिक स्फीयर से, उसके कुछ ट्रेंड्स लिखने हैं, कुछ फिगर्स लिखने हैं, वो भी ग्लोबली।
गिव योर कमेंट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म इन द प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट। आज की अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी, अल्ट्रा साइंटिफिक सोसाइटी में ये रिलीजन नाम की बीमारी, जैसे जिसे मार्क्स कहते हैं, ये रिवाइव क्यों कर रही है? इसको तो नहीं होना चाहिए। अगर साइंस इतनी आगे चली गई है तो कुछ स्कॉलर्स ये जो कहते हैं कि रिलीजन एंड जो साइंस एंटीथेटिकल है, तो उनके व्यूज के अकॉर्डिंग तो आज रिलीजन को रिवाइव नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर रिलीजन रिवाइव कर रहा है, उन फैक्टर्स को हमें पढ़ना है। डिस्कस द चैलेंजेस थ्रोन बाय रिलीजियस रिवाइवलिज्म टू अ सेकुलर नेशन स्टेट। अब देखिए, ये इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इसमें हमें पता होना चाहिए क्या होता है नेशन स्टेट। इससे पहले हमें पता होना चाहिए क्या होता है नेशन। इससे पहले पता होना चाहिए क्या होता है स्टेट। नेशन और स्टेट में क्या रिलेशन होता है, कब नेशन को स्टेट की जरूरत होती है, कब स्टेट को नेशन की जरूरत होती है, ये जानेंगे। और क्या होता है नेशन स्टेट। तो सबसे पहले नेशन स्टेट को जानने की कहानी भी यहाँ होगी, फिर उसको रिलीजियस रिवाइवलिज्म के साथ देखा जाएगा। रिलीजियस प्लूरलिज्म इज द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंट डे सोसाइटी, एक्सप्लेन बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें रिलीजियस प्लूरलिज्म के बारे में लिखना है और उसको प्रेजेंट डे सोसाइटी के साथ कंपेयर करा देना है। इज रिलीजन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग फंडामेंटलिज्म। तो रिलीजन के साथ हमें इंक्रीजिंग फंडामेंटलिज्म को कनेक्ट करना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। डिफाइन सेकुलराइजेशन, व्हाट आर इट्स मेजर डायमेंशंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब देखिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो मॉडर्न सोसाइटी के रिस्पेक्ट में ही पूछे गए हैं। हाउ इज रिलीजियस रिवाइवलिज्म डिफरेंट फ्रॉम कम्युनलिज्म। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमें कम्युनलिज्म जो टॉपिक है, वैसे हम पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर ही इसको कवर कर लेंगे और कम्युनलिज्म को देखेंगे, रिलीजियस रिवाइवलिज्म को देखेंगे और कम्युनलिज्म और फंडामेंटलिज्म को भी कंपेयर करेंगे। इलेबोरेट विद सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम द इंडियन कंटेक्स्ट। तो इंडियन कंटेक्स्ट के रिस्पेक्ट में इसको बता दिया जाएगा। तो ये हमने पीवाईक्यू देखे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपने देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन ऑफ रिलीजन में हम स्कॉलर कवर करेंगे। देखिए, 3 स्टेज लॉ, अगस्त कॉम, ये पढ़ेंगे। ड्रीम्स थ्योरी ऑफ रिलीजन या घोस्ट थ्योरी भी इसको कहा जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर की ये थ्योरी है, इसको पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ एनिमिज्म, ई बी टायलर, तो इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक में या नोट्स में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू की एनालिसिस के रिस्पेक्ट में ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दो पे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर थ्योरी ऑफ एनिमेटिज्म और माना थ्योरी बाई आर मारेट, और थ्योरी ऑफ फेटिसिज्म बाई डी ब्रोसिस। फिर मॉडर्न थ्योरीज ऑफ रिलीजन में हम कौन कौन स्कॉलर कवर करेंगे। इमाइल रखाइम को कवर करेंगे, कलकट पार्सन्स को देखेंगे, आर के मर्टन को देखेंगे। के मर्टन्स न्यू फंक्शनलिस्ट एनालिसिस कर रहे हैं। मर्टन्स आप बता रहे हैं फंक्शंस, डिसफंक्शंस, फंक्शनल अल्टरनेटिव ऑफ रिलीजन। फिर हम पढ़ेंगे रेशनल चॉइस में, कैसे आज धर्म की दुकानें खुल गई हैं, कैसे हम एक धर्म को कमोडिटी के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि एक धर्म से दूसरे धर्म में चले जाते हैं, तो हम एक कंज्यूमर की तरीके से एक्ट कर रहे हैं, ना कि फॉलोअर और बिलीवर की तरीके से। तो ये रेशनल चॉइस थ्योरी देखेंगे। फिर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी देखेंगे कार्ल मार्क्स की, जो रिलीजन को ओपियम की तरीके से बताते हैं और बोल रहे हैं ये रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, किसमें, कम्युनिस्ट सोसाइटी में। और हम फेमिनिस्ट थ्योरी भी देखेंगे, बहुत सारे फेमिनिस्ट जो स्कॉलर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो थ्योरी है वो बताती है कैसे पैट्रियार्की की वजह से रिलीजन है और रिलीजन की वजह से पैट्रियार्की है। क्यों विमेन के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वो हम फेमिनिस्ट थ्योरी में पढ़ेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में भी फेमिनिस्ट थ्योरी को देखा जाता है। इंटरप्रेटिविस्ट में पर्टिकुलरली मैक्स वेबर को हम देखेंगे, उनकी जो थ्योरी है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको रिविजिट करेंगे या उसको रिवाइज करेंगे। उसके साथ हम पढ़ेंगे थियोडिसी ऑफ डिसप्रिविलेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी ऑफ रिलीजन, रिलीजन को सिंबल के साथ कैसे जोड़ा जाता है ये देखेंगे। किसी के लिए रिलीजन फंक्शन के साथ है, किसी के लिए रिलीजन स्ट्रक्चर में है, किसी के लिए रिलीजन एक बायर एंड सेलर रिलेशनशिप के साथ है, किसी के लिए रिलीजन कन्फ्लिक्ट लेके आता है, किसी के लिए रिलीजन पैट्रियार्की लेके आता है, किसी के लिए रिलीजन कैपिटलिज्म के राइज में मदद कर रहा है, कैपिटलिज्म। लेकिन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट के लिए रिलीजन तो सिंबल्स में है। वो ये कहते हैं अगर इन सिंबल्स को हटा दिया जाए तो क्या पता रिलीजन एग्जिस्ट ना ही करे। मीन्स रिलीजन का जो स्ट्रक्चर है वो एक इंडिविजुअल के थॉट प्रोसेस पर है, वो है सिंबल को कैसे सोचता है और उन सिंबल्स के साथ कैसे इंटरेक्शन करता है। एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी रिलीजन को देखिए, जैसे एग्जाम्पल करते हैं हिंदू रिलीजन में देखते हैं एक जागरण हो रहा है,
तो अगर सोसाइटी में जागरण हो रहा है तो एक जागरण का एक मीनिंग है और उस जागरण की मीनिंग के साथ लोग इंटरेक्ट करते हैं। अब आप एक थॉट प्रोसेस ऐसे लीजिए, आप मान लीजिए कि जागरण नहीं हो रहा है, वो मूर्तियां वहां पर नहीं है, तो आप बताइए क्या वहां पर रिलीजन रहेगा? शायद सिंबल्स के हटने के साथ रिलीजन भी हट जाता है। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट क्या बताते हैं कि स्ट्रक्चर अगर है तो वो सिंबल के इंटरप्रिटेशन के साथ है, और सिंबल को लोग कैसे समझते हैं, सिंबल की मीनिंग क्या है हर एक इंडिविजुअल के माइंड में, तो उन मीनिंग की वजह से ही स्ट्रक्चर होता है। तो वो मीनिंग हट गई तो रिलीजन भी हट सकता है। ये हम जब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पढ़ रहे थे, मैंने आपको इसको पहले भी बताया हुआ है। तो रोल ऑफ रिलीजन इन एवरीडे लाइफ, हम कॉमन जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे रिलीजन को, और कैसे कॉमन मैन की लाइफ में रिलीजन का रोल है। क्लिफोर्ड गिट्स का जो थ्योरी है सिंबल्स एंड रिलीजन, इसको पढ़ेंगे। बर्जर एंड लुकमान की जो थ्योरी है इंडिविजुअल रिलीजन, मोरल कंपास, प्राइवेट रिलीजन, इसको भी देखा जाएगा। और वेबर्स थ्योरी ऑफ रिलीजन हम इसमें पढ़ ही चुके हैं पहले ही, इंटरप्रिटेशन। तो ये जो है ये हम सब नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब रिलीजन टॉपिक को पढ़ने से पहले आप एक काम करिएगा, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का जो लेक्चर है उसको रिवाइज करके आइएगा। वेबर का प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का जो टॉपिक है उसको रिवाइज करके आइएगा। इमाइल रखैम का जो रिलीजन एंड सोसाइटी का टॉपिक है उसको रिवाइज करके आइएगा। ये 3 टॉपिक्स आप रिवाइज करके आइएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी इन आने वाले लेक्चर्स को समझने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।